Yes, thank you, thank you. He is my friend. He's my very old friend from my college days, my preparation days. So he has right. He can say anything, no problem. As you know, I'm a Pramod Sharma, Faculty of Geography and Ecology Environment. I'm teaching in Mukherjee Nagar since 2005 in both medium, Hindi and English. I'm a not only teacher, but I'm also writer. My 12 books are already published from the different publications. I think we have heard about अलंकृता पब्लिकेशन, अरिहंत पब्लिकेशंस, जानते होंगे आप लोग. तो माय 6 books are in five books in English medium and 7 books in Hindi medium. And I think some popular book like Indian Geography through Maps, World Geography through Maps, and Bharat Bhugol Manchitravali, Vishwa Bhugol Manchitravali. These are my very popular book. And Bhopal, Indore, Jabalpur, in this area, this book are very famous. So as a teacher, as a writer, today I'm in front of you. And also I'm involved in the field of online classes since 2015. डिफरेंट चैनल से मेरी क्लासेस आती रही हैं, चल रही हैं. आज मुझे लैंड ऑफ टाइगर्स, एज यू नो एमपी इज लैंड ऑफ टाइगर्स, तो यहाँ आने पर बहुत खुशी हो रही है. और सुबह मुझे सच बताऊँ, आई एम वेरी हैप्पी व्हेन एवर आई सी हबीबगंज स्टेशन, वेरी नीट एंड क्लीन एंड वेरी नाइस. तो मैंने राजू से कहा भी कि राजू यार, बड़े दिनों बाद कोई इतना बढ़िया स्टेशन दिखा है. तो ही टोल्ड टू मी यस कि दिस स्टेशन इज नाउ एज ए प्राइवेटाइज्ड. तो अच्छा लगा कि यस, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, गुड. अब आप लोग कितने टाइगर हैं ये आप लोगों को साबित करना है एज ए स्टूडेंट. तो ये तो मेरा बड़ा ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ एज ए टीचर, एज ए राइटर. थोड़ा सा आप लोगों का ही परिचय हो जाए, इंट्रोडक्शन हो जाए, बिकॉज हमें पढ़ना है एक लंबे समय तक. तो कुछ आपसे ही शुरू हो. पराग शर्मा, यू आर फ्रॉम भोपाल, ग्वालियर. ग्वालियर में गया हुआ हूँ, ग्वालियर में पढ़ाया हुआ हूँ लंबे समय. वो जो किले के पास में बस्ती है, जहाँ एक मंदिर भी है. हाँ, हजीरा. बस्ती का नाम कुछ और है. हाँ, वहाँ पे साईं का मंदिर है, किसका मंदिर है, बड़ी भीड़ रहती है एक पर्टिकुलर डे पे. हाँ, थर्सडे को वहाँ पे, वहीं पे काफ़ी, किले के जस्ट उसके पिडमॉन्ट में. तो आपकी एजुकेशन क्या है? होटल मैनेजमेंट. अच्छा बताओ, होटल मैनेजमेंट में कौन सा कंट्री सबसे आगे है, जिस जो एक रोल मॉडल है, एंड वाई? हाँ, वाई? फ्रांस, फ्रेंच लोग अपने आप को थोड़ा सा डिफरेंट मानते हैं, मतलब. हाँ, और थोड़ा कूल रहते हैं. मोस्ट ऑफ टाइम यू हैव सीन इन हिस्ट्री, ब्रिटिशर्स आर लाइक एग्रेसर, लाइक कई तरह से वो अपना वो करते हैं. लूटर भी कई जगह पे होते हैं, लूट लेते हैं. ये वो पुर्तगीज तो थे ही, नो डाउट इस मामले में, स्पेनिश. बट ब्रिटिश, फ्रेंच देखोगे कहीं पे भी गए तो ये बहुत सारा चीज़ें, तो उनको अपना कल्चर इवॉल्व करने का और उसको रिसर्च डेवलपमेंट करने का एक. बट आई थिंक स्विट्जरलैंड इज ऑल्सो वेरी गुड हॉस्पिटैलिटी के मामले में. आप भाई? बीएससी मैथ. मैथ से मुझे बहुत डर लगता है भाई, सॉरी. मैथ में हाई स्कूल के बाद छोड़ दिया.
और यूपीएससी में जो क्वेश्चंस आते थे तो मैं उससे बचना चाहता था, गुड़ा भाग करके मैं बस निकाल लेता था। राजीव की मैथ, हमारे जो यही फ्रेंड राजीव की मैथ बहुत अच्छी थी, तो ये तो खैर फिट था। आप? प्रतिमा, प्रतिभा, सागर, भाई फेमस सागर। आई थिंक सागर यूनिवर्सिटी भी है ना? हाँ, एजुकेशन का सेंटर है। कि माई स्कूल डेज, स्कूल क्या, वेन एवर आई वाज इन फार्मेसी, आई कंप्लीटेड माई बी फार्मा। तो मेरे प्रोफेसर जो थे सक्सेना सर, ही वाज फ्रॉम सागर एंड completed his B Pharma from सागर यूनिवर्सिटी। 90s में बी फार्मा बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी, आप लोग नहीं जानते, अब तो आप लोगों के डेज में बी फार्मा हेयर एंड देयर मूविंग। हाँ, बट इन दैट डेज बी फार्मा वाज ग्रेट, मतलब कह दो तो लाइक एमबीबीएस फीलिंग होती थी, एमबीबीएस से भी ज़्यादा कम सीट हुआ करती थी। तो सागर यूनिवर्सिटी इस एरिया में यूनिवर्सिटी थी जिसमें बी फार्मा था। तो आपकी एजुकेशन क्या रही है? आईटी। आप भाई? प्रतिज्ञा दुबे। दोनों सिस्टर तो नहीं आप? हाँ, हाँ भाई, मुझे कुछ रिजेम्बलेंस दिख रहा था कि भाई कुछ लग रहा है, सिमिलैरिटी है। और दुबे जब आपने बोला तो मैंने कहा माइट भी स्पेकुलेट किया जा सकता है। तो आपने भी बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस? तो आप ट्विन तो नहीं है दोनों? नहीं, ट्विन नहीं। ऐसे ही मैं लखनऊ में पढ़ा रहा था, तो उस क्लास में 3-4 गर्ल्स ऐसी थी जो सिमिलैरिटी दिखती थी उनमें। वो गर्ल्स हॉस्टल था वहाँ पे, यूपी गवर्नमेंट का स्पेशल। एक दो बार मैं क्लास में पढ़ाया तो मुझे लगा कि इन दोनों बच्चों में कुछ सिमिलैरिटी है, वो लगता है। एक दिन मैं पूछा तो मैंने कहा अच्छा ये भी आप दोनों भाई? तो हाँ सर, वी आर सिस्टर। मैंने कहा आप दोनों? यस वी आर सिस्टर। तो होता है। आप भाई? कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर का रोल फ्यूचर में और क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? Simply you can say we can't assume our life without computer. In a very simple manner. In any aspect of the life, either administration, interaction, in entertainment, whatever you can think, education, everywhere presence of computer. And in future, it will more and more, more and more. है ना? और भी बढ़ेगा। जैसे चैलेंजेज आएंगे, नई नई बातें होंगी, रिसर्च हो रहे हैं, तो जहाँ रिसर्च होगा तो नई नई चीज़ें आएंगी। है ना? चलिए आप भाई। महिमा, जैसी मैथ, तब तो भाई आपसे पूछना कुछ बेकार है। अच्छा ये बताइए, आपके नाम से बॉलीवुड में कोई मिलता है? कौन है? उनकी एक मूवी बताइए। बताओ भाई। प्रतिभा बताएंगे। धड़कन में तो शिल्पा है। वो वाला सीन, यस माइट बी, बट आई थिंक यू हैव, हाँ यस यस, आई थिंक यू हैव सीन मूवी परदेश, इसमें लीड रोल में है वो, और काफ़ी अच्छी मूवी है, एक अच्छी, जानना चाहिए बेटा। सभी लोग, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ
कि कई बार इंटरव्यू में इस टाइप के प्रश्न हो जाते हैं। ये घटना मैं बता रहा हूँ, जब मैं टीचिंग जस्ट शुरू किया था इन 2005, तो हम लोगों का एक दोस्त था, मैं उसको गाइड भी करता था, दोस्त भी था और थोड़ा सा मैं चलता रहता था। तो एक वो क्लास में चूंकि एज ग्रुप में था, तो धीरे धीरे उस समय जस्ट मैं करियर शुरू किया था, तो वो भी उसी था। एक दिन क्लास में आया पढ़ने के लिए, मैंने कहा अच्छा तुम अपना नाम बताओ क्या। तब मैं इंटरेक्ट नहीं था उससे। उसने कहा कि अमनदीप, अर्शदीप, सॉरी अर्शदीप। मैंने कहा व्हाट द मीन ऑफ अर्शदीप, आर यू नो? कह रहा सर मैंने अभी तक सोचा नहीं। मैंने कहा सोचना चाहिए। मैंने कहीं किसी बुक बुक में पढ़ा हुआ था और मुझे भी पता नहीं था, बट अचानक माइंड, यहाँ पे खड़े होते हैं तो माइंड बड़ा तेज काम करता है। सरस्वती जी की कृपा होती है ये, बाकी कुछ नहीं, बच्चों का प्यार है। मैंने कहा तुम्हारे नाम का मतलब ये होना चाहिए अर्श, व्हाट द मीन अर्श? आकाश, स्काई। देयर इज टू वर्ड अर्श एंड फर्श। व्हाट द मीन फर्श? द बॉटम, सरफेस। एंड अर्श मीन्स स्काई, आकाश। मैंने कहा एक तो हुआ आकाश, और दीप तो हिंदी वर्ड है, तो फर्स्ट वर्ड इज पर्शियन एंड सेकंड वर्ड इज ए हिंदी वर्ड। तो जरा मतलब निकालो क्या होगा। यानी आकाश का दीप, लाइक तारा, स्टार्स। उस दिन सिंपल बात हुई, बात आई गई। एंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि वो फिर आगे गया इंटरव्यू देने के लिए उसी साल। ने टॉप भी किया था, टॉप पोजीशन में आया था। इंटरव्यू में गया और यही क्वेश्चन पहले एंट्री होते ही, अर्शदीप बताइए व्हाट द नेम, व्हाट द मीनिंग ऑफ योर नेम। तुरंत उसका कहना था सर मुझे सब क्लास की सारी बातें अचानक घूम गई। मैंने कहा सर कि दो लैंग्वेज से बना हुआ है, फर्स्ट अर्थ फ्रॉम द पर्शियन लैंग्वेज एंड दीप फ्रॉम द हिंदी लैंग्वेज, एंड लिटिल मीनिंग ऑफ दिस। बड़े खुश हुए। और एक बात ध्यान रखो, जब अचानक माहौल लाइट हो जाता है ना, तो अच्छा लगता है फिर आगे इंटरेक्शन। एंड इन इंटरव्यू ही गॉट 210 मार्क्स, 210 मार्क्स। तो कहने का मतलब है जानना चाहिए आप सभी लोगों, योर नेम, देन मान लो जिस सिटी में रहते हो उसका कुछ अपना नेम है, उसकी मीनिंग है, उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो बहुत सारी। यहाँ पे भी मान लो आप लोग इस समय एमपी पीसीएस के लिए हैं, तो यहाँ पे भी कई बार ये सब चीज़ें। ठीक है, तो चलिए इंट्रोडक्शन हुआ, शुरू किया जाए क्लास। क्या पढ़ेंगे आप लोग बताइए। आई थिंक यू शुड हैव स्टार्ट फ्रॉम वेरी सिंपल वर्ड, ज्योग्राफी। ये शुरू करना चाहिए। तो जरा बताइए ज्योग्राफी क्या है, व्हाट इज ज्योग्राफी, आर यू नो ज्योग्राफी? हम्म, डेफिनेटली। हम्म, जब बेटा पानी के लिए कह दो, पानी के लिए वाटर, कह दो सर पानी के लिए। कह के बस आ जाओ, कह के फटाफट आ जाओ। तो देयर इज टू वर्ड जियो प्लस ग्राफी, इज राइट, इज राइट और नॉट? यू डोंट नो, इसलिए मैं बेसिक से क्लास शुरू कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आई एम स्टार्टिंग माई क्लास फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वर्ड, बिकॉज दिस क्लास इज ए क्लास ऑफ ज्योग्राफी। और मैं वेरी फर्स्ट वर्ड से ही शुरू कर रहा हूँ कि व्हाट इज ज्योग्राफी। ठीक है, देन वी विल डिस्कस ऑल द थिंग्स। जब आप लोग बेसिक समझ जाओगे क्या है
जैसे कई बार होता है कि हम जानते बहुत ज़्यादा हैं पर वो चीज़ एग्जैक्ट क्या है हम नहीं जानते, कंफ्यूज रहते हैं। तो आप बताना चाहेंगे जो ज्योग्राफी क्या है, व्हाट इज ज्योग्राफी? स्टडी ऑफ phenomena ऑफ अर्थ। But she is saying this, there is a two word geo plus graphy. Geo means the earth study. So is phenomena. Storm, cyclone. आपका क्या मानना है भाई? बायोटिक एंड एबायोटिक्स। और आप आर यू नो ज्योग्राफी? हाँ। मतलब सिंपली यू आर सपोर्टिंग हिज वर्ड की फेनोमेना। Yes, all of you are very right, correct. There is a two word geo and graphy. Geo and graphy. Geo means the earth. Geo means the earth and graphy मतलब स्टडी। तो लिटरल मीनिंग क्या सामने आती है? सिंपली यू कैन से स्टडी ऑफ अर्थ। ठीक बात है, चलो भाई। बट अर्थ तो अपने आप में बड़ी मिस्टीरियस है, बड़ी ही मतलब लार्ज है, बहुत ही बड़ी है। तो क्या सबकी स्टडी है? क्यों? अभी इसने कहा प्रतिभा ने प्रतिभा नहीं, क्या नाम, प्रतिज्ञा ने, कि ऑल दोज थिंग चाहे इंटीरियर हो या एक्सटीरियर हो सभी, यानी कि इन ज्योग्राफी नॉट ओनली सरफेस बट ऑल्सो इंटीरियर, ये भी स्टडी होती है जियोलॉजी। ये ध्यान रखना, कई बार बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि जब भी बात होगी तो कहते हैं होल द थिंग, नो, ओनली सरफेशियल थिंग। ध्यान रखना, क्या स्टडी होती है? ओनली सरफेशियल थिंग्स। सरफेस पर क्या है ये इसकी स्टडी होती है, ना कि वट एवर फाउंड इन इंटीरियर, बिकॉज इंटीरियर अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत मिस्टीरियस है। एंड सो दैट another discipline is there and that is geology. another discipline. तो ज्योग्राफी फिर क्या हुई भाई? फिर से थोड़ा सा डेफिनेशन को रिवाइज करो। इट मीन्स सरफेसियल स्टडी ऑफ अर्थ। क्यों? तो लिख लो, ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस। ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस। चलिए भाई, अब ये अर्थ सरफेस हमारा कितना बड़ा है जरा सोचो। आर यू नो अबाउट द टोटल एरिया ऑफ अर्थ सरफेस? The total area of Earth's surface is 510 million square kilometer. I know, जानते हैं आप लोग? The total area of Earth's surface is 510 million square kilometer. It means what the geography? Geography is the study of 510 million square kilometer area of Earth's surface. कह सकते कि नहीं? फिर जरा सोचो, थोड़ा सा आगे इसको एलिब्रेट करो
तो ये बताओ कि अर्थ सरफेस जब तुम देखते हो तो क्या इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मिलता है, क्या एक तरह का है? हाँ, अन इवन डिस्ट्रीब्यूटेड है, अन कह सकते हैं अनइवन करेक्टरिस्टिक्स हैं, है ऐसा? समवेयर वाटर, समवेयर लैंड मास, यही है ना? इसका मतलब ये है कि 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया में डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस। समवेयर वाटर, समवेयर लैंड मास, समवेयर वेयर सम अनदर थिंग्स, कह सकते हैं, बोलो। और जब ये बात करते हो तो सिंपल सोचो, नियर अबाउट 360 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर्ड बाय वाटर, or you can say near about 71% of total area of Earth's surface covered by water. And technically, this area of water is known as hydrosphere. Very good. कह सकते हैं? तो ज्योग्राफी में हमें क्या पढ़ना है? हाइड्रोस्फीयर। क्या बोल सकते हो कि ज्योग्राफी इज स्टडी ऑफ हाइड्रोस्फीयर, कह सकते कि नहीं? देन आफ्टर रिमेन पार्ट कितना है भाई? नियर अबाउट 150 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया covered by land. Or you can say 29% area covered by land. कह सकते? But technically this area is known as lithosphere. लगता है थोड़ा बहुत ज्योग्राफी आप लोगों ने पढ़ा है, गुड। आप लोग एक अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, नाइस। तुमने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, हाई स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ा हो, बस बेटा वही रहना चाहिए, नो प्रॉब्लम। It means again you can say geography is the study of lithosphere and hydrosphere. कह सकते? Geography is the study of 360 million area of hydrosphere and 150 million area of lithosphere. क्लियर? बट क्या इतने से बात खत्म हो जाती है? फिर क्या होती है? हाँ, बायोस्फीयर। पर आपने कहा तो सर अर्थ सरफेस अबव द अर्थ सरफेस, मतलब वही तो अबव द अर्थ सरफेस तो एयर हो जाएगी। एटमोस्फियर इज ए पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। नो, अब पता नहीं, आप लोग जो बोलेंगे मैं सुन रहा हूँ, आई हैव नॉट एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। हाँ, बायोस्फीयर पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, श्योर? चलिए गुड, बट वो बाद में बात करेंगे। कोई और भी स्फीयर है? तो वो किसका पार्ट है, ज्योग्राफी का पार्ट है या नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। हाँ, कैसे है भाई? आप कह रहे हो कि ज्योग्राफी द स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस, एंड इफ आर सेइंग ज्योग्राफी इज ए पार्ट ऑफ ज्योग्राफी इज ए स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस, देन ये तो अबव द अर्थ सरफेस है, then how you can say this is a part of geography? This is the question in front of you. This is the question in front of you. सोचो, you are going to become an officer, you want to become an officer, तो ऑफिसर को क्या करना चाहिए? ब्रेन स्टॉर्मिंग, सोचना चाहिए। आप लोग पढ़े हुए हैं, जानते हैं बहुत सारी चीजें, ट्राई टू रिकॉल, ट्राई टू रिकलेक्ट, थिंक करो कैसे जवाब हो सकता है। In a very simple manner, all of you are correct. Atmosphere is a part of geography, a part of Earth's surface. Why it's a part of Earth's surface? बताओ क्यों है भाई?
हाँ, ये देखो क्या बेटा, यहाँ क्वेश्चन ये है कि आप कह रहे हैं कि ज्योग्राफी इज स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस, तो ये तो कहीं सरफेस पे है ही नहीं। दिस इज अबव द सरफेस, और अबव द सरफेस है तो हाउ यू कैन से कि दिस इज ए पार्ट ऑफ ज्योग्राफी? ये आंसर आंसर आना चाहिए ना मेरे सामने। ऐसे तो फिर यूनिवर्स हो जाएगा, फिर वो बेकार की बात है। जानते हैं आप लोग बेटा, ऑल ऑफ यू नो, बिकॉज मोस्ट ऑफ फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, आई थिंक ऑल ऑफ यू फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, सब जानते हैं। Because this atmosphere is abide by the earth due to presence of gravity. जानते कि नहीं? ये जो हमारा एटमोस्फियर है, कैसे मैं कह रहा हूं पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस, बिकॉज ग्रेविटी से बंधा हुआ है। ऐसा नहीं कि अलग बिहेवियर करता है कि ना भाई मेरी मर्जी, अब मैं चल रहा हूं मंगल ग्रह पे, मार्स पे मैं जा रहा हूं, मून पे जा रहा हूं। नो, ऐसा थोड़ा ना होता है। फाइनली हर तरह से इट्स अबाइड बाय द ग्रेविटी, उससे बाहर नहीं जा सकता है, बंधा हुआ है। और जब बंधा हुआ है तो उसी के अकॉर्डिंगली बिहेव करता है। जैसे सरफेस बिहेव करता है, घूमता है, ऐसे इसमें सारी चीजें होती रहती हैं, उसी के अकॉर्डिंग चलती हैं। तो दिस एटमोस्फियर इज ए पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस। तो जरा बताइए, फिर से डेफिनेशन रिकलेक्ट करिए डेफिनेशन को। एटमोस्फियर, ज्योग्राफी इज ए बेसिकली स्टडी ऑफ एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फियर एंड लिथोस्फियर। बोल सकते कि नहीं? सिंपल, हमें यानी कि सारा आप लोग अपने, अभी मैं सिलेबस देखूंगा, दिखाऊंगा, सिलेबस देखे होंगे आप लोग, तो उसको कभी जोड़िए कैसे मेरा सिलेबस दिया हुआ, फिर क्यों क्वेश्चंस आते हैं, ये सब समझने वाली बात होती। तो ये हमारी हो गई ज्योग्राफी। पक्का? अब जरा ये बताइए, इस पर कोई रहता भी है कि नहीं रहता है? इज ए डिफरेंट एरिया, आइदर हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, उसमें क्या देखते हैं? लाइफ्स पाई जाती हैं, बहुत सारी पाई जाती हैं। तो वो फिर क्या हो जाएगा, एक चौथा इसी पर रहती हैं, इंटरेक्शन करते हैं, गिव एंड टेक करते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा इसी पर? बायोस्फीयर। बोल सकते हैं? तो ज्योग्राफी में ब्रॉडर वे में देखोगे, जब उसे एलिबरेट करोगे, तो यहाँ पर ये सारी चीजें दिखाई देंगी। क्या क्या उसमें? हाइड्रोस्फीयर होगा, एटमोस्फियर होगा, बायोस्फीयर होगा, लिथोस्फीयर, सभी चीज। पक्का? चलिए, अब थोड़ा सा कुछ इसको क्लासिफाई करते हैं ज्योग्राफी को। आपने सुना होगा, कभी पढ़ा होगा एनसीईआरटी या ये वो, तो आपने सुना होगा फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। आपके सिलेबस में भी वर्ड यूज हुआ है, सेलियन फीचर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, है ना, पहला ही जो टॉपिक। ये फिजिकल ज्योग्राफी क्या है फिर? ये कहाँ से ज्योग्राफी में एक नई कुछ चीज आ गई, फिजिकल ज्योग्राफी? आप लोगों का दिमाग गर्म हो गया सोचते सोचते। हाउ यू कैन से फिजिकल? अपियरेंट, तो एयर अपियरेंट है,
एयर नहीं आती? एटमोस्फियर क्या है बेटा? व्हाट इज एटमोस्फियर? यस, गैसेस, है ना? चलो कोई बात नहीं। देखो, अच्छा ये बताओ, ये किसने बनाया है? हु इज क्रिएचर ऑफ ऑल दोज थिंग्स? हाँ, हु इज ए क्रिएचर ऑफ लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, जो भी है, किसने बनाया है? आप सिंपल वे में, इफ यू टॉक इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिलीजियस मैनर, सिंपली यू कैन से भगवान, गॉड, खुदा, जो भी है, यही बोल सकते हो ना कि सर ये सभी किसने बनाया? भगवान ने। हमने तो नहीं बनाया, ये तो पक्का है, बट ऑल दोज थिंग क्रिएटेड बाय द गॉड, खुदा, भगवान, जो भी, पक्का। बट नाउ वी आर हियर इन द क्लास ऑफ ज्योग्राफी, सो वी कांट यूज वर्ड लाइक भगवान, खुदा, गॉड। क्या हम लोग वर्ड यूज करते हैं? बोलो, इसको हटा दूं? क्या हम लोग वर्ड यूज करते हैं? नेचर। हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं नेचर। ठीक है, सुनते होगे नेचर में ऐसा हुआ, यहाँ हुआ, नेचर गुस्से में है, ये वर्ड आप लोग सुनते रहते हो। तुम लोग ज्योग्राफी का भी सुनते हो, भगवान नाराज हो गया, उसे रिलीजियस मैनर में बोला जाता है। कोई साधु बोलेगा, मौलवी बोलेगा, कोई फादर बोलेगा, भाई ये ऊपर वाला जो है खुदा नाराज हो गया, भगवान नाराज हो रहे, वो अपना अलग उनकी एक्सप्लेनेशन है। बट बीइंग ए साइंटिफिक टेम्परामेंट, हम लोग एक अलग टर्म यूज करते हैं, क्या? नेचर। Simply you can say all those things created by nature. So we can say this is a natural geography. क्या बोलोगे? नेचुरल जोग्राफी। ऐसा, जैसे ये मैं पहले बताऊं, पहले वर्ड यूज होता था आपका, यानी कि अब जब इसको डिवाइड करोगे तो यहां पर, अभी इसे लिखना मत वर्ड, पहले नियर अबाउट, यू मान लो 100 ईयर पहले, यही वर्ड यूज होता था, नेचुरल ज्योग्राफी। ठीक है, बिकॉज ये माना जाता था अर्थ सरफेस पर नेचर ने बहुत सारी चीजें क्रिएट की हैं, और वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑल दोज थिंग्स। तो क्या नाम हो गया? नेचुरल ज्योग्राफी। बट आफ्टर 1950 अनदर पैरेलल वर्ड यूज्ड बाय स्कॉलर्स, दैट इज फिजिकल। फिजिकल जो प्रेजेंट है, एयर बेटा प्रेजेंट है, दिखाई नहीं दे रही, ये अलग बात है, उसका अपना नेचर है। क्या? कलरलेस है ऐसा? कलरलेस है, इसलिए हमें दिखाई नहीं दे रहा, बट इस कमरे में है एयर। क्या डाउट है? डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं तभी कहूंगा राजू जरा वैक्यूम कर दो उस कमरे को। और वैक्यूम करने का मतलब होगा ना, सर्ज रहेंगे ना, बच्चे रहेंगे, पता चला बॉडी हमारी ब्लास्ट कर जाएगी। कैन यू इमेजिन? यदि इस कमरे में वैक्यूम कर दो, तुरंत बॉडी ब्लास्ट कर जाए। क्यों? हमारा प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर तुरंत जीरो हो जाएगा, ब्लास्ट कर। तो यहां आप कह सकते हो कि जो चीजें अर्थ पर दिखाई देती हैं इन डिफरेंट फॉर्म एंड क्रिएटेड बाय द नेचर, दैट कंसिडर्ड एज ए फिजिकल ज्योग्राफी। समझ रहे हो? लिख लो फिजिकल ज्योग्राफी डेफिनेशन। फिजिकल ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ दोज थिंग्स, फिजिकल ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ दोज थिंग्स, स्टडी ऑफ दोज थिंग्स which created by which created by nature। तो जरा ये बताइए, क्या क्या नेचर ने क्रिएट किया था बच्चों? अर्थ सरफेस पे क्या क्या देखा था?
एन, यही था कुछ। तो स्टडी में हम नेचुरल ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। एंड इसी से जुड़ा हुआ एक और भी है, क्या भाई? बायोस्फीयर। तो सब जगह मिलता है, यहाँ पे भी मिलता है, यहाँ पे भी मिलता है, यहाँ पे भी, है ना? तो ये हो गया आपका सारी चीजें पार्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। क्लियर? अब जरा देखो, यहां से बात शुरू हो रही है। क्या यहीं पे बात खत्म हो जा रही है भाई? यहां से तो बात शुरू हो रही है बच्चों, क्योंकि एक और साहब पहुंच गए हैं। कौन है वो? ह्यूमन। ह्यूमन पहुंच गए हैं। कितने लोग टीवी भी देखते रहते हैं? टीवी देखते हो, मूवी देखते हो, टीवी देखते हो तो एडवर्टीज देखते हैं, देखते हैं आप लोग? कितने लोग मूवी देखते हैं? मूवी देखते हैं, हॉलीवुड, बॉलीवुड? हाँ, बहुत। जरा याद करिए, पहले एक एडवर्टीज आती थी मिंटो फ्रेश की, आती थी, बहुत पहले आती थी, जिसमें दद्दू और गद्दू, दद्दू मतलब ह्यूमन एंड गद्दू मतलब गधा, एस, बोथ आर सिचुएटेड इन, बोथ आर सिटेड इन द जंगल एरिया, जंगल में बैठे हुए हैं। और आपको याद हो, बचपन में आप लोग छोटे रहे होंगे तब आती थी, इतने में ऊपर से मिंटो फ्रेश गिरती है। इंटरेस्टिंग बात है कि गधे के पास गिरती है, बट गधा उसे कहता खिसका देता। वहीं ह्यूमन बैठा हुआ बगल में ही, ह्यूमन देखता है क्या है यार, बोलता है, खा लेता है। और खा लेने के बाद दिमाग की बत्ती जल जाती। याद करिए एडवर्टीज आता, व्हाट द मीन दिमाग की बत्ती जलना भाई? क्या मतलब? इट मीन्स नाउ ह्यूमन बिकेम लाइटेड, नाउ ह्यूमन बिकेम लाइटेड। पहले क्या है जरा सोचने, वो एडवर्टीज कई बार जो बड़ी साइंटिफिक एड होती हैं, पता है, बहुत सारे एडवर्टीज आप लोग इग्नोर करते हो, कई बार बहुत अच्छी अच्छी होती है, जिसमें साइंटिफिक बातें होती हैं, कुछ सोशल मैसेज होते हैं, बहुत सारी होती हैं, उसमें बहुत साइंटिफिक टेम्परा के साथ एडवर्टीज बनी, तो ना ही वो कह सकते हिलेरियस है, और मतलब बड़ी अच्छी एडवर्टीज थी। अब तो नहीं आती हो। तो अब वो आदमी जो है उसे खा लेता है, इनलाइटेड हो जाता है, और इसका मतलब ये है कि अब वो बायोस्फीयर से अलग हो। जब तक मिंटोफेस नहीं खाया था, तब तक गधे के पास बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या है? ह्यूमन इज ए जस्ट लाइक सिंपल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। ह्यूमन इज जस्ट सिंपल पार्ट, उसी में है बस। ये भी गधा, ये भी घोड़ा, ये भी क्रोकोडाइल्स, ये भी, ये सब, अरे ठीक है चलो बस जाओ। बट बायोस्फीयर में डिफर कैसे कर गया? लाइटेड हो। अब वो बात अलग है कि मिंटोफेस से जोड़ दिया और तुरंत वो खाया, दिमाग की बत्ती जलती है। आप लोग देखो, आपका इन्वेंशन करता है ना, पहिया बनाता है, व्हील बनाता है, फुल कार्ट बनाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि गधे को उसी में जोड़ देता है। उस एडवर्टीज आप लोग लगता है आप देखे नहीं, देखे नहीं, उसमें गधे को जोड़ देता और एक हंटर मारता, गधा गधा। ये क्या हो गया भाई? क्यों? कुछ देर पहले दोनों सेम ग्राउंड पर खड़े थे, बट नाउ ह्यूमन बिकेम मास्टर। क्या मतलब हुआ? इफ नाउ ह्यूमन इज ए मास्टर, इट मीन्स इट एबल टू डोमेस्टिकेट lot of animals, is able to domesticate lot of animals। अब उन्हें डोमेस्टिकेट करना सीख लिया, इससे मतलब निकलता क्या जानते हो? कि उसके पास दो पावर आ गई, ब्रेन पावर एंड
ब्रेन पावर उसने देखो उसको दिमाग खाया, मिंटो फ्रेश खाया, दिमाग की बत्ती जल गई, नाउ इनलाइटेड। और मसल्स पावर एनिमल्स के बराबर तो नहीं हो सकती ना उसकी। है जितना आपने देखा होगा एक बुल लेके चलता है या बुफेलो लेके चलती है किसी चीज को, उतना हम आप नहीं लेके चल सकते ना। तो डोमेस्टिकेट करना सीख लिया, इट मीन्स नाउ ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्टेड। एंड एवर ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्टेड। इस पर भी मूवी आप लोगों ने देखी होगी 10,000 BC। तो सीन दिस मूवी 10,000 BC, हॉलीवुड की एक बड़ी पॉपुलर मूवी है 10,000 BC। कि उससे पहले ह्यूमन कहाँ रह रहा है, तो बस इधर उधर मूविंग हियर एंड देयर इन द सर्च ऑफ फूड। एंड क्या है भाई उसका ऑक्यूपेशन? सिंपल, हंटर एंड फूड गैदरर। और वहीं सबके साथ रह रहा है, कोई प्रिविलेज नहीं है। बट नाउ ह्यूमन प्रिविलेज क्या भाई, अब उसके पास ब्रेन आ गया है, डोमेस्टिकेट करना सीख गया, और वहीं से कहानी है। ठीक है, तो इसका मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी क्या हुई? ह्यूमन ज्योग्राफी इज ए पार्ट ऑफ ज्योग्राफी विच डील्स ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? इट्स ए पार्ट ऑफ ज्योग्राफी विच डील्स ह्यूमन एक्टिविटीज। तो ह्यूमन कौन कौन सी एक्टिविटी करता है जरा बताओ भाई, कौन सी एक्टिविटी करता है? ह्यूमन की सबसे पहली एक्टिविटी क्या है बच्चों? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्यों ऐसा? कल आप लोग जानते होंगे लाइफ की 3 चीजें सबसे जरूरी होती, रोटी कपड़ा और मकान। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द लाइफ ह्यूमन इज स्ट्रगलिंग ओवर दिस अर्थ सरफेस ओनली फॉर दीज थिंग्स, रोटी कपड़ा और मकान। क्या डाउट है? वाई यू आर हियर, वाई यू आर प्रिपेयरिंग दिस एग्जामिनेशन ऑफ सिविल सर्विसेज? बोलिए, क्यों सुबह से आप आए हुए हैं, सलीम सर के लेक्चर सुनने, प्रमोद शर्मा जी आए वो भी सुना रहे हैं आप लोगों को, कह रहे हैं सोचो सोचो सोचो। दिमाग गर्म हो जाता है बेटा कई बार। वाई यू आर हियर? इन तीनों चीजों को और हाई क्लास में पाने के लिए, है या नहीं? बाकी तो सिंपल वे में कुछ भी आप खा पी लेंगे, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना, कहीं पे भी रह लेंगे, है या नहीं? बट फॉर योर सोशल स्टेटस, फॉर द इकोनॉमिक स्टेटस, यू आर हियर। भाई चलो हम कुछ सभी एक्टिविटी करते हैं, हर क्लास कोई भी हो एक्टिविटी करता है, चाहे एनिमल हो या ह्यूमन हो। हाँ वे अलग अलग हो सकते, ये अलग अलग हो सकते। ह्यूमन भी एक्टिविटी करता है, एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी, एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी, एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ टर्सरी। ये हो सकता है बेटा। some persons are involved in primary sector, some person are involved in secondary and some are tertiary। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी समझ रहे आप लोग? क्या होता है भाई प्राइमरी? और द प्राइमरी एक्टिविटीज, हाँ प्रोडक्शन तो हर जगह होता है। एग्रीकल्चर इज एग्जाम्पल। रॉ मटेरियल तो बेटा किसी भी चीज का भी हो सकता है। प्राइमरी सेक्टर्स आर दोज सेक्टर्स where we are getting things from directly nature। ध्यान रखना, नोट कर लो। प्राइमरी सेक्टर्स इज दोज सेक्टर्स where we getting all the essentialities, all the essentialities from the nature। अब आप बोल सकते हो बेटा एग्रीकल्चर, एग्जाम्पल एग्रीकल्चर। क्या करते हैं भाई हम लोग? बीज उठाते हैं, छिटक देते हैं, क्रॉप्स होती हैं, क्रॉप्स आप बड़ी कर रहे हैं, क्रॉप की राइपनिंग आप कर रहे हैं? नहीं,
मिट्टी में डाल दिया, जर्मिनेट कौन कर रहा है ना, जर्मिनेट हुई। आप उसमें ज्यादा से ज्यादा कुछ इनपुट कर देंगे फॉर द इंक्रीजिंग ऑफ प्रोडक्टिविटी, अदरवाइज आपके हाथ में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, बहुत सारी चीजें जो इसके ग्रोथ के लिए चाहिए, ऑल द थिंग नाउ प्रोवाइडिंग बाय नेचर इन्हें दे रही है। प्लांट बढ़ रहा है, एक समय में फ्रूट्स आए, सीड्स आए, लीफ आई, रूट्स आए, बहुत सारी चीजें आई, यानी कि सन हीट देके, लाइट देके इन सभी को राइप कर रहा है, बढ़ा रहा है। और इतने में एक दिन प्रतिभा गई और काट के लाई और कहा पापा हमारे यहाँ इतना वीट हुआ है। पापा ने कहा वो तो बेटा ठीक है, भूख लगी हुई है, कुछ खाना वाना बनाओ। उन्होंने कहा ठीक है पिताजी, अब भी तुरंत आटा बनाती हूँ, रोटी बनाती हूँ, ये लीजिए खाइए। हो सकता है या नहीं? चलो कोई बात नहीं। यहीं पर एक बड़ा पॉन्ड है, प्रतिभा के पापा ने कहा बेटा ठीक है रोटी तो आ गई, कोई बात नहीं, पर सूखी रोटी मजेदार नहीं है ना। तो प्रतिभा तुरंत जाली उठाई और गई तालाब में, और कहीं मैं आई तेरे लिए, और तुरंत जाली फेंकी और 2-4 किलो मछली पकड़ी, लेके आई, फ्राई की, पापा जी ये लीजिए। तो इसमें बताओ मछली तुमने पैदा किया क्या? हाँ, नहीं। हु इज क्रिएटर? नेचर इज, एंड फ्रॉम द नेचर वी आर गेटिंग, हमने वहां से लिया। तो क्या हो गया, आप कह सकते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, और बताओ। एनिमल रियरिंग, फॉरेस्ट्री, हो सकता है प्लांटेशन, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ये सभी क्या हैं? प्राइमरी, है ना। जैसे प्लांटेशन एग्रीकल्चर में पता चला कि आपने कॉफ़ी लगाई हुआ है, टी लगाया हुआ है, चलो भाई ऐसा अगर मन कर रहा है जरा कॉफ़ी पिया जाए, है ना। प्रतिभा के घर हम लोग गए एक दिन, और प्रतिभा फिर हम लोगों के लिए कॉफ़ी वॉफ़ी लेके आई। तो जो कॉफ़ी प्रोडक्ट प्राप्त किया कैसे हुआ, वहाँ पे हम ट्रीज लगाते हैं, ठीक है। वहाँ पे ट्रीज लगाएंगे, उस ट्रीज के जो फ्रूट्स होंगे, उस फ्रूट्स में उसके अपर पार्ट को हटा देंगे, जो उसका सीड्स होगा, इस सीड्स को हम फिर फ्राई करते हैं, और उसके बाद उसको हम पाउडर फॉर्म में बनाते हैं, तब ये प्रोसेस। तो क्या हो गया सब बच्चों? प्राइमरी एक्टिविटी। हंटिंग, यस, जो सबसे पुराना है। एनिमल फूड गैदरिंग, these two are oldest occupation of human। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ये सब प्राइमरी एक्टिविटीज ह्यूमन कर रहा है। फिर जरा सोचो, हम लोग जरा सोचो, एक कपड़ा क्यों पहनते हैं? वाई वी आर हियर दिस क्लोथ? क्या सोशल एस्पेक्ट है, बॉडी ढकने के लिए, स्मार्ट दिखने के लिए? क्या आप जैसे यूथ जाते हैं भाई ब्रांडेड कपड़े लाते हैं, भाई हम तो ये पहनेंगे, बोलो, क्या स्मार्ट दिखने के लिए? हाँ, यस। बेसिक नीड कहाँ है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना। क्यों? एटमॉस्फेयर में डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस आते हैं, उस डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस से बचने के लिए फिर हमने दिमाग लगा। आप जरा ये बताइए हमारे कपड़े बने किसके?
फाइबर तो ठीक है, उस फाइबर का सोर्स क्या है? हाँ, कॉटन। सिंपल वे में मान लो कॉटन, कॉटन है, जूट है ना, ठीक। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि कॉटन खेत में निकलती और कॉटन लाते और अपने बॉडी पे बांध लेते। भाई जैसे हम लोग ढके हुए हैं, ऐसी अपना एक रस्सी भी लेते और यहाँ वहां जहां जहां ठंड लग रही है बांध लेते। हो सकता है कि नहीं? नहीं हो सकता? एवरीथिंग इज पॉसिबल अंडर द सन, बेटा ध्यान रख सकते। ये सब अर्ली मैन करते थे, ठीक है, कर सकते थे हम लोग, पर थोड़ा थोड़ा अनकन्वीनियंस लगता है कि भाई यार कपड़ा उसको फिर बांधना, फिर पता लग कोई यहाँ गिर रहा, कोई वहां गिर रहा, कोई यहाँ गिरा, रे यार क्या बताएं, उतने में पता चला उसने नोच लिया। ये भी हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं? दिस इज नॉट कन्वीनियंट। तो आदमी ने दिमाग लगाया, यार ऐसे नहीं, ऐसा करते, इसका फाइबर बनाते, फाइबर बना के एक अरेंज करते हैं। फाइबर देखो, आपके जितना कपड़े का फाइबर होगा वो दो तरह से होता है, एक वर्टिकल होता है, एक वर्टिकल लाइन में, एक स्लीपिंग लाइन में अरेंज रहता है। यही है ना? देख लो कपड़ा आपका जो भी, यही अरेंज होगा। अब जब ये अरेंज कर दिया तो बड़े बड़े कपड़े के लट्ठे बन गए, है ना, हमने बना लिए। फिर हमने क्या किया, उसी को ही हमने यूज करना शुरू। जैसे ये तो अर्ली, मतलब यूं मान लो नियर अबाउट 1500 बेटा, 1500 1000 तक ये स्थिति रही है कि ह्यूमन, पता है अर्ली मैन, जो अर्ली मैन क्या मतलब, जो लोअर क्लास इकोनॉमी के थे, वो इतना सिले सिलाए कपड़े थोड़ा ना पहनते थे, सिंपल कपड़े पहनते। जैसे देखो धोती पहना जाता था। धोती क्यों पहनते बताओ? धोती एक लंबा सा पार्ट होता है और हम उसको डिफरेंट एंगल में बॉडी से को ढक लेते, चाहे मेल हो या फीमेल, यही है ना। अब उसमें धीरे धीरे दिमाग आया, ना भैया ऐसा नहीं, इसको थोड़ा और वो करते, देखो सिलाई धीरे धीरे आने लगी, सिलाई डेवलप हुई। सिलाई डेवलप होने से क्या फायदा हुआ, आपकी बॉडी के शेप साइज के अकॉर्डिंग कपड़ा बनने लगा। ये कपड़े जो हम पहने हैं, हम सबका नाप है ना इसमें। आप लोग देखते जाते हो खरीदने तो बोलता होगा ना दुकानदार, भाई साहब किस, मैडम किस साइज का है, नहीं क्यों? उसका अलग अलग फिर स्टैंडर्ड बना दिए गए, अलग अलग अपना बना के। तो सभी क्या हुआ, प्राइमरी प्रोडक्ट को हमने यूज करके, यानी कि उस कॉटन को यूज करके फाइबर बनाया, एंड फाइबर से क्या बना दिया, क्लॉथ, जो ज्यादा ड्यूरेबल है, ज्यादा कन्वीनियंट है, ज्यादा इजी है या नहीं? तो वो क्या हो गया बच्चों, एक तो हो गया था प्राइमरी एक्टिविटी, ये क्या हो गया, व्हाट द डेफिनेशन ऑफ सेकेंडरी? we use primary product as a raw material and form some better things which are more and more durable and convenient, है ना, नोट कर लो। secondary sectors are those sectors, secondary sectors are those sectors in which we use in which we use products of primary sector, products of primary sector as a raw material, as a raw material, and form some new things, and form some new things which is durable and convenient,
ड्यूरेबल एंड कन्वीनियंट। जरा खेत में जाओ तुम लोग, कॉटन के खेत में जाओ, वहां से कॉटन निकालो तो कॉटन के ढेर लग जाएंगे, है ना, माउंट्स ऑफ कॉटन। वो लगेगा कि कपड़ा मेरा उसका है। हाँ, तुम देखो डिफरेंट दिखाई दे रहा है यार। यार वो जो ढेर यही है, हाँ यस, क्यों? हमने सिस्टम से फाइबर बना लिया और एक सिस्टम से उसको स्टेप दे दिया, सो दैट नाउ बिकम मोर एंड मोर इजी, और उसकी वजह से आप ज़्यादा स्मार्ट दिखते हैं, ज़्यादा बेटर दिखते हैं, ज़्यादा मोमेंट दिखाई देता है। जैसे मान लो आप धोती कुर्ता में ज़्यादा इजी दौड़ पाते हैं या ट्रैक सूट में ज़्यादा तेज दौड़ पाते हैं। हाँ, तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ा दिया कि नहीं? या और सिंपल एग्जांपल सोचो, गन्ना, शुगर केन, शुगर केन सोर्स ऑफ शुगर। शुगर के बेटा बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं, पता आप लोगों को? शुगर बीट इज ऑल्सो सोर्स, हो सकता है कि नहीं? शुगर बीट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ शुगर। यूरोप में वहीं से बनता है, आप लोगों को शायद पता हो। यूरोप में जो शुगर बनती है वो शुगर बीट से बनती है, यानी चुकंदर से। हमारे यहाँ शुगर केन से बनती है। बट शुगर तो हनी से ही बन सकती। भाई सुक्रोज है ना उसमें, और क्या? एप्पल से बना लो, एप्पल से बना सकते हो, बनाया जाता है, पता है आप लोगों को? माउंटेनस एरिया में, जम्मू कश्मीर साइड में, उधर पीओके वाले पूरे रीजन में वहाँ के लोग बनाते हैं। बट इतना महंगा, इतना महंगा, इतना महंगा, अनअफोर्डेबल। यानी कि हो सकता है आप 1 क्विंटल एप्पल लोगे तो हो सकता है 1 किलो चीनी। तो जरा सोचो, एप्पल वहाँ पे चीप है तो भी मान लो 20 रुपये kg हो। अब उसको लगा लो, क्या बोलते हैं, 1 क्विंटल तुम लेते हो, यानी कि कितना हो गया, नियर बाई 2000। तब उसमें निकलेगी, फिर उसके साथ प्रोसेस चार्ज भी तो होगा। तो पता चला प्रतिभा मार्केट में चीनी खरीदने गई और मार्केट वाला बोल रहा मैडम 5000 रुपये kg। प्रतिभा का दिमाग तुरंत गर्म, अबे बदतमीज, इतनी महंगी चीनी हो रही है, लूट रहा है। क्यों? क्यों होता भी कई बार, लूट पड़ी है क्या इतनी महंगी? अरे मैडम क्या बताएं, इतनी पीछे से बहुत महंगी आ रही है, समझा करिए, बहुत महंगी। इतनी लूट पड़ी तो मान लो आपकी जेब में 5000 रुपये ना हो बेटा, क्या होगा? आप अपनी नीड को, आप अपनी को पाके घर आ जाओगे। यही होगा ना? यस, होता है प्रैक्टिकली थिंग्स। बट वहीं शुगर केन में जब आप देखोगे तो शुगर केन में 1 क्विंटल शुगर केन से नियर अबाउट 12 to 14 kg शुगर मिलती है आप लोगों को, 12 to 14 kg। जबकि शुगर बीट से जस्ट 5 to 6 kg शुगर बीट से मिलेगी, मुश्किल से 5 kg। तो हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की, हमने उसको बना लिया। अब ये हो सकता है कि गन्ने को हमें शुगर खाना है, खीर बनानी है, तो ये करिए कि गन्ना लेके आइए, गन्ने की पिराई करिए, है ना, और उसको आप जूस जो भी निकलता है उसकी खीर बनाइए, खाइए। क्या ये पॉसिबल है? आसान है? बट वहीं एक चीज़, उसी को प्रोसेस करके शुगर बना दी जाती है। आप मार्केट से गए, शुगर लेके आए, ज़्यादा कन्वीनियंट है, ज़्यादा ईजी है, कहीं पर भी ट्रांसपोर्टेबल की है, और उससे भी ज़्यादा स्टोरेज लंबे समय तक की जा सकती, कुछ भी की जा सकती। वही कहलाता सेकेंडरी सेक्टर या इंडस्ट्री। प्रोसेस करना, प्रोसेस करके समथिंग बनाना, वो क्या है? सेकेंडरी या इंडस्ट्री। एंड व्हाट इज टर्सरी? बताइए भाई, व्हाट इज टर्सरी? हाँ,
दिस इज एग्जाम्पल। आई एम आस्किंग अबाउट डेफिनेशन, परिभाषा। पालन, कुछ और क्लैरिटी आनी चाहिए। अच्छा चलो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। सपोज एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एज ए गवर्नर ऑफ एमपी, मैंने आप लोगों को आईएएस बना दिया या पीसीएस ऑफिसर बना दिया सपोज। व्हाट इज योर रोल? व्हाट इज रोल? व्हाई गवर्नमेंट इज पोस्टिंग यू इन डिफरेंट एरिया? थोड़ा सा और क्लेरिफाई करो। ट्रैक पर हो तुम, व्हाट इज यू हैव रोल? क्या रोल है तुम्हारा? टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, टू सी द लॉट ऑफ थिंग्स जो हमारी लाइफ को स्मूथ बना सकती हैं। भाई ये सब काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, वहाँ पे कैनाल खुद रही है कि नहीं खुद रही है, लोगों को पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। आप लोग देखभाल करते हो, फावड़ा उठा के जाते हो खेत में, खुदाई करने जाते हो, बोलो ये तो नहीं करने जाओगे ना, बिकॉज दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी दैट बिलोंग्स टू प्राइमरी एक्टिविटी। बट व्हाई यू आर हियर? यू हैव ऑल्सो सिग्निफिकेंस। आप नहीं होंगे, सोसाइटी में एनार्की फैल जाएगी। सपोज सोसाइटी में बेटा पुलिस ना हो तो, बोलिए पुलिस ना हो तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाए, कोई किसी की चीज लेके यूं भाग जाएगा। क्यों? बाय नेचर एवरी मैन, एवरी ह्यूमन इज ए एनिमल। हर समय हर पर्सन में, यू मी या जो भी हैं सभी लोग, सेम टाइम टू थिंग्स प्रेजेंट रहती हैं, एक एनिमल करेक्टर, एक ह्यूमन करेक्टर। एनिमल करेक्टर मतलब छीन लेना, भूख लगे तो भैया छीन लो। देखते हो एनिमल में, तुम लोग कभी एनिमल प्लेनेट चैनल देखते हो, डिस्कवरी चैनल देखते हो? एनिमल लॉज क्या कहता है? भाई जब भूख लगी हो तो किसी को भी मार दो, मार के खा जाओ, नो प्रॉब्लम। वही तो कहलाती हंटिंग ना। हंटिंग तो और क्या है? हंटिंग भैया मुझे भूख लगी है, अब किसकी जान जाएगी आई डोंट नो, मुझे मतलब नहीं है, जो सामने आ गया, चाहे वो डियर आ गया, बुफेलो आ गया, चाहे कुछ भी आ जाए, यस मारना है, मुझे खाना है, बिकॉज आई एम गोइंग टू सेव लाइफ। और उसमें इंटरेस्टिंग बात, वहां पे फिर एक लॉ आगे अप्लाई होता है कि ज्यों उसका पेट फुल हो जाएगा बेटा, फिर एनिमल किसी की हंटिंग, बड़ी खास बात पता आप लोगों को, लोयन टाइगर जो भी आप लोग देखते हैं उनमें एक लॉ है, फाइनल लॉ, जो कि जब वे फुल हो जाते हैं, आए खा लिया, बहुत है यार बहुत, वहीं पे टाइगर वो घूमते रहते हैं, वो फैलो घूम रहे हैं, वहीं पे डियर्स घूम रहे हैं, कहीं कोई मतलब नहीं। जा भाई घूम यार, खा पी के मजे करो, थोड़ा और बड़े बड़े हो जाओ, देखूंगा कल देखूंगा। यही तो मतलब है ना उसका। ये मतलब थोड़ा ना है कि अबे आ गया, इसको भी मान लो, इसको भी मान लो, इसको भी मान लो। दिस नेचर इज ओनली फाउंड इन, आप लोग सरप्राइज हो रहे हैं, हाउ यू कैन, यस वी कलेक्ट लॉट ऑफ थिंग्स फॉर नेक्स्ट डे, फॉर नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नेक्स्ट, फॉर ईयर्स, फॉर मंथ, हम लोग कलेक्ट करते क्या यार, हर एक महीने की राशन ला के रख लो भाई, पता नहीं क्या हो जाए। एक फार्मर क्या कहता है, अरे भाई इतना पैदा हो गया, 1 ईयर का साइकिल। वी कलेक्ट बट एनिमल नेवर कलेक्ट, समझे? तो यहाँ पर सिंपल टर्सरी का मतलब ये होता है कि टर्सरी सेक्टर्स आर दो सेक्टर
which not directly involve in primary and secondary, but it regulate and influence primary and secondary sector by their work. कंफ्यूज हो गए? सिंपल आप कह सकते हैं, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व कहीं है ही नहीं। तुम बेटा जाओगे, तुम फावड़ा नहीं चलाओगे, ये पक्का है, बट तुम्हारी प्रेजेंस किसी फावड़ा चलाने वाले को एक बेटर इन्वायरमेंट दे सकती है या नहीं? कि वो फावड़ा चलाया, उसने खेत में वीट पैदा किया और वो वीट काट के लेके घर पे आया और मार्केट में बेचा और बेच के पैसा घर पे लाया, अपनी नीड फुलफिल किया। तो जो आप नहीं एज ऑफिसर हो या आपके कलीग आप पे सबॉर्डिनेट ना हो, जुड़े हुए स्टाफ ना हो, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? पहले ही हो सकता है कि वो गेहूं तैयार हुआ और कोई गया दबंग लूट के, अबे चल मारा गेहूं फालतू बकवास कर रहा है। सोसाइटी में नारकी होगी कि नहीं? अगली बार उगाएगा वो? नहीं। बोलो, नहीं होगा। तो यहां सिंपल वे में आप लोगों का रोल इस रूप में होता है कि आप रेगुलेट कर। सोचो डॉक्टर, जैसे मान लो डॉक्टर्स हैं या टीचर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लॉयर्स हैं, इन सब का, या बैंकिंग है, बैंकर्स हैं, इन सब का क्या रोल है? वो पर्सन जो वीट प्रोड्यूस किया, उसके पास सरप्लस मनी आई जो घर पर रखना ठीक नहीं है, उसने क्या किया? बैंक में ले जाके जमा कर दी। और जब उसे जरूरत हुई कि अरे साहब जी दीजिए, मुझे बिटिया की शादी करनी है, 5 लाख रुपए मेरा जो मैंने जमा किया था ना, वो देखिए पासबुक और ये, हाँ हाँ बिल्कुल ले लीजिए। तो सोसाइटी रेगुलेट हो रही कि नहीं, चल रही है? तो बैंकर्स तो कहीं फावड़ा चलाने नहीं गया, बट उसने उस पर्सन की लाइफ को बेटर बनाया, उसको सेवा दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं, डोंट वरी, आई एम हियर, आई एम योर प्रोटेक्टर ऑफ योर मनी, डोंट वरी। एंड यू आर सेइंग डोंट वरी, यू डू योर वर्क, आई एम ए प्रोटेक्टर ऑफ योर ऑल थिंग्स। किसी चोर की हिम्मत नहीं होगी कि जाके कि तुम्हारी उसको कर पाए। तो इनडायरेक्टली आप इन्वॉल्व हैं। एज ए टीचर जस्ट थिंक, आई एम टीचिंग यू, मैं थिंकिंग थॉट दे रहा हूं, बेटा थिंक इन दिस डायरेक्शन। या वो जो पर्सन है जो काम कर रहा, फावड़ा चला रहा है, उसका एक बच्चा हुआ, उस बच्चे को एजुकेट मैं कर रहा हूं, तो एज ए स्किल पर्सन वो डेवलप हो रहा है, सोसाइटी के लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो रहा है। या वो पर्सन जिसने स्टिचिंग की तुम्हारे कपड़े को और भी वहां से लेकर आया, सेलिंग किया, तभी तो तुम गए खरीद के लेके आ गए, एंड आप सभी हम कपड़े पहने हुए। ये क्या है? टर्सरी। ये सब क्लैरिटी रहना चाहिए बेटा। छोटी छोटी बातें होती ना, मोस्ट ऑफ टाइम बच्चों में गैप रहता है। तो ये क्या हो गया? इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड नॉट ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटी, यू कैन से ट्रांसपोर्ट, this is also part of human geography, population, पॉपुलेशन। और बताइए आप लोग कौन कौन सा? बोलिए। पॉपुलेशन है, ट्रांसपोर्ट हो गया, और बहुत सारे कुछ भी आप जोड़ सकते हैं जो ह्यूमन कर रहा हो। ये सब हम लोग कहाँ देखेंगे? ये है आपकी ज्योग्राफी। आइदर, अब यहां पे आप लोग ध्यान दो, आइदर इन द कंटेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड, either in the context of world or in the context of India, or in the context of यही तो तुम्हारा सिलेबस है बेटा, यही तो देख लो अपना सभी ने सिलेबस देखा अपना, याद है? जरा बोलिए क्या क्या सिलेबस है। हमेशा ध्यान रखना,
लड़ाई से पहले बेटा ग्राउंड जानना जरूरी हो. If you want to win, first you know the ground. Where is ground? What is ground? And then make a strategy. Then attack it. Most of time, most of students, they do lot of things, but exactly they don't know what is ground and how to attack on that ground. ठीक है. यहाँ ग्राउंड से मतलब क्या है? जहां आपको लड़ना है, जहां देख. आप लोग मूवी देखे होंगे लक्ष्य. देखिए मूवी लक्ष्य, सबने देखी. तो जब इंट्रूजन हो जाता है, आप लोग देखते हैं, हमारे यहाँ आ जाते हैं आर्मी को एक जाके जो वो है वहाँ का लोकल आदमी है, वो जाके आर्मी को बताता है कि समथिंग गोइंग टू रॉन्ग इन दैट एरिया. तो आर्मी अमिताभ बच्चन को और कुछ सोल्जर्स को भेजती है, जाओ भाई देख के आओ क्या क्या है, और ऐसा करना 2-4 बार बस गोली वोली चला के आ जाना, ज़्यादा उसमें कुछ करना मत. क्यों? देखो कहाँ पे दुश्मन है, किस तरह का उनका वेपन्स है. देखो उसमें बड़ी जबरदस्त किस तरह का उनका वेपन्स है, क्या है, कैसे है. तो जब वेपन्स देख रहे हो तो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग घटना घटती है. आपको याद, जब आप साउंड वो रिकॉर्ड करते हैं तो कहते हैं हाँ इनके पास लगता लाइट गन है, इनके पास ये है, इनके पास वो है ना, आर्म्स एमुनेशन. इतने में कहते हैं साहब इनके पास मोर्टार भी है. तो फिर उसी में ओमपुरी रहता है. ओमपुरी कहता है साहब जी इनके पास तो 2 मोर्टार हैं. याद है सीन? तो कहता है अरे तुमने कैसे जान लिया 2 मोर्टार हैं? तो बताता है कि साहब जी एक मोर्टार का गोला छोड़ने में ना कम से कम 35 सेकंड्स लगता है, मिनिमम 35 सेकंड्स. परंतु यहाँ पे तो 16-17 सेकंड्स पर दूसरा भी आ रहा है. इसका मतलब क्या है? के पास मोर्टार है और कई सारे हैं, 2-3 तो हैं. देखो ग्राउंड जान गए, देन मेकिंग स्ट्रेटेजी, हाउ टू फाइट, ये जानना चाहिए. ये बच्चों यदि आप श्योर सर्टन यूपी मतलब एमपीपीसी श्योर करना चाहते हो तो ओनली वन थिंग रिक्वायर कि पहले अपने सिलेबस को देखो, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखो. कितने लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखे हैं? सभी लोग. नाइस. प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में आप लोग देखोगे पहले के एमपी के पेपर में और अभी जो हुआ है रिसेंट, जमीन आसमान का. एक पेपर जब 2005 में हुआ था, मैंने पहली बार दिया था, 4 या 5 में मैंने दिया था. हम लोग हंसते थे यार, पीछे 75 क्वेश्चंस आते थे उस समय और मजाक लगता था यार एमपी पीसीएस का पेपर है यार, ये 1 लाइनर्स क्वेश्चन दिस दिस क्या है क्या है क्या है क्या. बट आई बिकेम सरप्राइज व्हेन आई सी लेटेस्ट पेपर ऑफ लास्ट मंथ, लगभग नियर टू यूपीएससी. पर लग रहा है कि यस स्टेट में कुछ अब ग्रेविटी आई है. इट मीन्स रिक्वायर सम वाइड डिस्टेंस if you want to become sure and certain candidate, wide context, है ना. तो जरा सिलेबस को देखो भाई, कौन बताएगा सिलेबस को? सिलेबस कौन बताएगा? बोलिए, आर्बिट्रेली बोलिए. यूनिवर्स के बारे में है? इसमें तो कहीं है ही नहीं यूनिवर्स के बारे में. ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश पहला है जो पार्ट है. पहला सुनिए, कोई बात नहीं, हो जाता है वो, जनरली कई बार पूछ लेता है, नहीं भी पूछता. जो आपका वेल प्रिस्क्राइब सिलेबस है, ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, वाइल्ड लाइफ, रिवर्स, माउंटेन्स एंड माउंटेन रेंजेज ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि फिजिकल पार्ट ऑफ फिजिकल पार्ट. फिजिकल में फिर क्या क्या स्पेशली लिथोस्फेरिक पार्ट, स्पेशली लिथोस्फेरिक पार्ट. क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश, नेचुरल एंड मिनरल रिसोर्स ऑफ मध्य प्रदेश,
ट्रांसपोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश, देखो वहां पे मैंने बोला ना, ये एक ज्योग्राफी बेटा यही है। अब वो किस तरह से आप लोग देख सकते हो, जैसे जब यूपीएससी तुम देखोगे तो ये वाला जुड़ जाएगा, ये डोमिनेट कर जाएगा। जब तुम यूपीएससी कर रहे होगे तो ये ज्यादा डोमिनेट होगा, वर्ल्ड, ज्यादा क्वेश्चंस वर्ल्ड से होंगे। और सेकंड पार्ट हो जाएगा इंडिया एंड स्टेट, स्टेट का तो कोई इसमें अलग अलग स्टेट को वेटेज दिया जाए। बट जब स्टेट की तैयारी करते हो तो सेकेंडरी टर्सरी हो जाता है, क्वेश्चन कहां से आने लगते हैं, इंडिया एंड रिलेटेड स्टेट्स। और यहां पर किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, एमपी, क्लियर। और उसमें भी स्टेट का फिर रोल और बढ़ जाता है, इंडिया में भी स्टेट का रोल ज्यादा हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनर जानना चाहता है कि ये बच्चा जिस ग्राउंड पर वर्क करने जा रहा है उसका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर जानता है कि नहीं। बिकॉज आप तभी एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन पाओगे बच्चों जब आप उस एरिया की ज्योग्राफी को जानते हो। सपोज यू आर पोस्टेड इन झाबुआ, सपोज यू आर पोस्टेड इन सम अनदर एरिया, झाबुआ को जानते होंगे, क्या करेक्टर झाबुआ के, ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया। तो वहाँ की क्या ज्योग्राफी है, ट्राइबल्स के क्या अपने कल्चर हैं, वो जानोगे तभी तो वहाँ पे रूल कर पाओगे बेटा, तभी तो वहाँ पे बेहतर से लोगों के नीड को, लोगों की कई सारी चीज़ों को फुलफिल कर पाओगे, है नहीं। इसीलिए ज्योग्राफी की नॉलेज, इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। और आपके पेपर में इसीलिए ज्योग्राफी को काफ़ी वेटेज दिए, ज्योग्राफी को बहुत अधिक वेटेज देते। देन फिर आफ्टर दिस मेजर इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश, then after agriculture, animal husbandry and agriculture based industry in मध्य प्रदेश, सारा पूछा हुआ मध्य प्रदेश में कहाँ पर है। then फिर आफ्टर अनदर टॉपिक इज 5 ईयर, फिजिकल एंड वर्ल्ड एंड इंडिया, फिजिकल वर्ल्ड एंड इंडिया, यानी कि इधर वाला पार्ट जो, ठीक, क्या क्या सिलेबस है। फिजिकल ज्योग्राफी में दिया हुआ है फिजिकल फीचर्स ऑफ नेचुरल एंड रीजन, रीजन कौन कौन से, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब हम यहाँ देखेंगे। देन नेचुरल रिसोर्स, फॉरेस्ट, मिनरल, मिनरल रिसोर्सेज, वाटर, एग्रीकल्चर, वाइल्ड लाइफ, नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड सफारीज, है ना। आजकल ये भी नया कंसेप्ट चला सफारी। व्हाई दिस कंसेप्ट इज पॉपुलर नाउ डेज डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। खासकर मध्य प्रदेश में इको टूरिज्म, टू प्रमोट इको टूरिज्म, कि नेचर के साथ ह्यूमन को एसोसिएट करते हैं, उससे अर्न होगा तो सभी लोग इंजॉय करेंगे, लोकल पीपल एज वेल एज सम अदर पीपल, है ना। लोगों के डिमांड भी बढ़ी कि यस, जैसे बचपन में आप लोगों को जू में जाने का कंसेप्ट रहता है, अरे यार पापा जू में ले चलो, बट नाउ यू आर एडल्ट, आपको लोग लगता है, आप लोगों को लगता नहीं कुछ एडवेंचरस होना चाहिए, है ना, कुछ अलग। यार हम तो एकदम ओपन में, भाई वहाँ टाइगर देख के आए भाई, मैं क्या बताऊं। जैसे एक बार मैं जिम कार्बेट गया, जिम कार्बेट नेशनल पार्क सुना होगा आप लोगों ने, क्या करना, मतलब टाइगर सामने देख के भाई, अल्टीमेटली तो है ह्यूमन हम भी ना, भाई लग रहा था अब क्या होगा। तो वो एडवेंचर अलग ही। फिर एक बार गए ऋषिकेश, सुना होगा आप लोगों ने ऋषिकेश हरिद्वार, तो वहाँ पे राफ्टिंग होती है, शायद आप लोग जानते हो, रिवर राफ्टिंग होती है। कभी आप लोग जाएं तो बहुत ही एडवेंचरस और बहुत इंजॉयबल है। हम भी गए, अभी 4 ईयर हो गए होंगे। एक तो राफ्टिंग अपने आप में पहली ही और बड़ी मतलब डरावनी चीज़, गए अच्छा लगा, उसमें भी गलती कर गए, नदी में कूद गए, किसी तरह से बच के आ गए, आपके सामने आज यहाँ पे है। बट वो
अच्छा लगा कुल मिला। तो आजकल खासकर आप जैसे यूथ को बड़ी डिमांड रहती है एडवेंचरस की, इन्हीं सब चीज़ों की सफारीज हो रही हैं, कहाँ कहाँ क्यों। देन आफ्टर सोशल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन रिलेटेड डेमोग्राफी, पॉपुलेशन ग्रोथ, देखो सिलेबस में वहाँ दिया हुआ ज्योग्राफी में, पॉपुलेशन ग्रोथ, एज, सेक्स रेशियो, लिटरेसी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ से बहुत अधिक खासकर एमपी स्टेट से एंड इंडिया के करेक्टर में। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्स, इंडस्ट्री, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें दी हुई हैं। देन अनदर थिंग्स आर आल्सो हियर, कॉन्टिनेंट, कंट्रीज, ओशंस, रिवर, माउंटेन्स ऑफ वर्ल्ड, these are another part. And then natural resources of world, and then conventional and non conventional energy. Nowadays in India, गवर्नमेंट प्रोमोटिंग मोर एंड मोर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। एमपी में तो खासकर एमपी राजस्थान है पूरी बेल्ट में। तो ऐसे में एज ए ऑफिसर यू शुड नो कि नाउअडेज विच काइंड ऑफ स्कीम गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग, तो यू जानना चाहिए, ताकि बाद में जब आप थोड़ा बहुत ये सब पढ़ के जाओगे तो उस समय ट्रेनिंग में आप जाओगे तो ट्रेनिंग में भी सेम चीज़ें बताई जाएंगी बहुत सारी। तो आप कुछ सोचे सुने रहोगे तभी तो आसानी से उसके इम्प्लीमेंट कर पाओगे। नहीं तो कहोगे सर ये सोलर एनर्जी क्या है सर हमें, तो बेटा जो टीच करता रहेगा ना अपना सर पकड़ के बैठ जाएगा, कहेगा भैया तुम जाओ तुम ये ध्यान रखना। इसीलिए सब फिल्टर कर लिया जाता है बच्चों यहाँ। तो ये हमारा सिलेबस है और इन्हीं सब पर हमें काम करना, ठीक है। ये क्लास हमारी जब भी मैं आऊँगा इस क्लास को कैरी ऑन करूँगा। इसके लिए बच्चों थोड़ा सा टूल्स चाहिए, बुक्स चाहिए। आपके पास टूल्स में एटलस हैं, सबके पास हैं, वेरी गुड। बुक्स में एमपी की जो 10th लेवल की बुक हो, 12 लेवल की बुक हो, वो ज़्यादा यूज़फुल है। एमपी की है आपके पास? नहीं तो एनसीईआरटी तो होंगी ना आपके पास, बस एनसीईआरटी पर। एनसीईआरटी बेस्ट 6, 7, 8 की ओल्ड एनसीईआरटी आपके पास हो तो है, फोटोकॉपी मार्केट में मिल जाएगी बेटा, देख या नेट से डाउनलोड कर लेना आप लोग तो काफ़ी टेक्नी फ्रेंडली हैं, तो वो आप लोग देख लेना। उसको कम से कम 2 से 3 बार पढ़िए। 6, 7, 8 की ओल्ड एनसीईआरटी, इट रिक्वायर मिनिमम पीपल एंड देयर लैंड्स के नाम से आती है। पीपल एंड देयर लैंड्स, देश और उसके निवासी, ठीक है। जिसमें आप लोग देखोगे बहुत छोटी छोटी बातें हैं, टर्म्स हैं। जैसे सपोज अभी मैं कहूँ कि माउंटेन क्या होता है, क्या क्या होता है माउंटेन, चलिए बताइए। देन व्हाट इज हिल्स? सर्टेन हाइट, व्हाट द हाइट? हाँ बताओ। This is a very interesting thing. All of you know, but you are unable to express them because correctly definition you don't know. है या नहीं? एग्जैक्ट क्या है बच्चों, ये सब चीजें आना चाहिए आप लोगों को एकदम। क्या है मीनिंग? यस दिस। तो जब मीनिंग एग्जैक्ट जानते रहते हो तो डिफ्रेंशिएट करते रहे। अरे यार ये कैसे, यंग फोलिड माउंटेन कैसे है, ये क्या है, ये क्या है, एंड व्हाट इज प्लेटो? तो जरा लैंड मास ही यार, सरफेस क्या है, दिस वेयर वी आर स्टैंडिंग हियर। Certain height, then what is height na, just I want to know. बताओ बेटा। हाँ देखो सिंपल, ये सब चीजें जब पढ़ोगे ना उस बुक में
जरूर तुम वहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी। देखो बता देता हूँ, ये ध्यान रखना आप। और 90% लोग नहीं जानते, जब भी जानते हैं दाएं बाएं बात करके इधर उधर, दिस, बट एग्जैक्टली कहो इन वेरी शॉर्ट। जैसे इंटरव्यू में पता आप लोग जाओ, कई बार यही बोल दिया जाता है, जस्ट डिफाइन व्हाट इज प्रतिभा, व्हाट इज माउंटेन, एंड देन आपने कहा सर दिस इज सर्टेन हाइट, देयर रेंज ऑफ हिल्स। अब रेंज ऑफ हिल्स बोला तो आपने बेटा एक क्रॉस क्वेश्चन और दे दिया उसको, व्हाट इज हिल्स। अब तुम पहले तो जान नहीं रही हो, अब हिल्स भी नहीं जान रही, तुमने बता दिया कि मैं हिल्स भी नहीं जानती हूँ, है या नहीं। तो अब आपका एटीट्यूड कैसा होना, एकदम टू द पॉइंट, यस दिस सिंपल। माउंटेन को जब डिफाइन करते हैं, a landmass which has height above 1000 meter and top on the conical on the top, or which has steep slope. The landmass which has height above 1000 meter and conical in the shape, or it has steep slope, उसे क्या बोलोगे। और हिल्स क्या होती है, देखा होगा एमपी में तुम्हें हिल्स मिलती होंगी। हाँ, ये तो इतना तो प्लेन्स हो जाते हैं यार। इन दोनों में क्या दिखाई दे रहा है। हाँ, टॉम तो एग्जैक्टली नहीं है। हाँ, जेंटल स्लो, जेंटल, लेस हाइट, कंपेरेटिवली लेस हाइट एंड जेंटल। आप तो देखते होंगे यहाँ पे कई एरिया में, छतरपुर एरिया में मैं देखा हुआ हूँ, घूमा हुआ हूँ सारे, इस एरिया में तो पहली बार आ रहा हूँ। अभी राजीव सर की शादी में मैं आया था जबलपुर में, तो जबलपुर में बहुत सारे एयरपोर्ट के आसपास बहुत सारे छोटे छोटे गए थे, है ना। किसी टूरिस्ट प्लेस पर आप लोग गए हों घूमने घामने, पंचमढ़ी वगैरह, है ना, धूपगढ़ गए होंगे, बिंदन सतपुड़ा रेंज देखी नहीं गए, पढ़ा है, तो देखोगे एकदम ऐसे सम टक 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 चढ़ जाओगे। इसका करेक्टर यूं भी समझ सकते हो कि बहुत आराम से चढ़ जाओगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। परंतु वहीं माउंटेन पर चढ़ना हो तो लगता हाँ भाई कुछ तो बात है इस फसाने में, है ना। स्टीप स्लोप, जैसे हिमालय में जाओगे, कभी आप शिमला गए हों घूम, कुल्लू मनाली गए हों, लद्दाख वगैरह, कभी उत्तराखंड कश्मीर वगैरह में, इस रीजन में आप जाओगे एकदम स्टीप, चढ़ना आसान नहीं होगा बेटा। यहाँ जैसे आप लोग पहाड़ी पर यूं ही चढ़ जाते हो, बट वहाँ बहुत, 1 किलोमीटर चलने के लिए कई बार 1 आवर लग जाते, 2 आवर लग जाते, तो डिपेंड करता है स्लोप कैसा है, स्लोप कैसा है। सोचो, माउंट एवरेस्ट हैज हाइट 8850 मीटर, है ना। अब पहले 48 था, 50 कर हो गया, 50 मीटर, यानी कितना कह सकते हो, सिंपल मान ले 9 किलोमीटर ना, यही तो मान है ना भाई। यहां से तुम्हें 9 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, हाउ मच, 2 आवर, 3 आवर। सर हम तो आराम से जाएंगे शादी के साथ घूमते घामते मस्ती से जल, 2-3 आवर ना। बट थिंक अबाउट माउंट एवरेस्ट, थिंक अबाउट माउंट एवरेस्ट, नियर अबाउट 2 to 3 मंथ लग जाते हैं बेटा कई बार। प्रीवियस तैयारी करनी पड़ती है उसके लिए, वर्कआउट करना पड़ता है, अपना फिजिकल मेंटल फिटनेस डेवलप करनी पड़ती है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। विदाउट ट्रेनिंग यू कांट गो देयर, पता आप लोगों को। बकायदा सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, दार्जिलिंग में उसका सेंटर है, सर्टिफिकेट मिलेगा, देन यू मे गो देयर। ऐसा नहीं अचानक आपका मन हुआ आज तो भाई सपना देखा हूं मैं तो जा रहा हूं माउंट एवरेस्ट पे, पूछेगा अरे भैया कहाँ से आ गए, तो सर वो होटल मैनेजमेंट मैंने खूब पढ़ा था यहाँ पे कि ये बड़ा टूरिस्ट एरिया है सर, और मैं आज आ रहा हूँ यहाँ पे। कहाँ ट्रेनिंग लिया, नहीं सर बस मूड आज अचानक सुबह ही बस आ रहा हूँ, ऐसा चुपचाप वापस चले जाओ।
क्यों भाई, क्यों? बिकॉज दिस इज ए वेरी टफ। और यहाँ बेटा फिजिकल फिटनेस से ज़्यादा मेंटल फिटनेस और स्किल की जरूरत होती है, ध्यान रखना। क्योंकि कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, एक बात कही जाती, पहाड़ कभी माफ नहीं, लाइन पढ़ाई जाती, पहली लाइन, माउंटेन नेवर पार्डन, पहाड़ कभी माफ नहीं करता। एक कदम कहाँ गए पता ही नहीं, इतिहास बन जाओगे बेटा। पहचानो कहाँ गलती हो सकती है, कहाँ कैसे, बहुत सारी चीजें। स्टीप स्लोप्स और एबव हाइट, क्या माउंटेन, हिल्स, लेस हाइट, वेरी जेंटल, एंड देन व्हाट इज प्लेटू? व्हाट इज प्लेटू? MP is the land of plateau. दिस MP इज ए, यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग बहुत डिटेल। दिस MP इज ए पार्ट ऑफ पेनिनसुला इंडिया, एंड दिस पार्ट ऑफ पेनिनसुला, this part of peninsula is also known as plateau of plateaus, plateau of plateaus। मेजर स्केल पर आप लोग देखोगे, मेजर फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ MP आप कभी वॉच करोगे, मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू, भांडेर प्लेटू, बघेलखंड प्लेटूज, है ना। ये तो मेजर एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी तो छोटे 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 उसकी अभी बात ही नहीं, मैं वो कभी जब लोकल क्लास होगी देन वी विल। तो व्हाट इज प्लेटू, डेफिनेशन जानना चाहिए ना, फिर से बोलो। फ्लैट, simple you can say elevated land mass flat on the top, elevated land mass flat on the top, है ना। हाइट की बात की आपने की, सर्टन हाइट, इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, सम प्लेटूज आर हाइट मोर देन 4-5,000 मीटर, मतलब माउंटेन से भी ज्यादा ऊपर है भाई। आई थिंक यू हैव हर्ड अबाउट तिब्बतन प्लेटू, पामीर प्लेटू, पामीर नोट विच हैज हाइट 4,000 मीटर, 5,000 मीटर, and average height of Tibetan plateau near about 4,000, so considered as a roof of the world। या फिर आई थिंक वी हैव नो अबाउट बोलिवियन प्लेटू और अल्टीप्लेनो, बोलिवियन प्लेटू और अल्टीप्लेनो इन बोलिविया विच हैज हाइट नियर अबाउट 3,500 मीटर। तो ये ऐसे बहुत सारे मिलेंगे भाई फीचर, ठीक है। तो ये हमें सिलेबस में जानना है, ये सब जो छोटे छोटे शब्द हैं ना, ऐसे वर्ड हैं, वो आप लोग समझ पाओगे। या फिर आई थिंक यू नो अबाउट पेनिनसुला, व्हाट इज पेनिनसुला, श्योर श्योर, देन व्हाट इज केप, हैव यू हर्ड दिस वर्ड केप? हाँ, पार्डन अगेन, फिर से बोलो। वाटर, व्हाट इज पेनिनसुला और कैप? यस, 100% करेक्ट, गुड। हमेशा ध्यान रखना ज्योग्राफी में बेटा ना, करेक्टर से ज्यादा मायने शेप एंड साइज रखते हैं। करेक्टर ज्यादा मायने क्या रखते हैं? शेप एंड साइज। दिस इज ऑल्सो एलिवेटेड, प्लेटू एलिवेटेड था, बट करेक्टर थोड़ा बदल गया, कुछ और हो गया। तो पेनिनसुला क्या कह सकते हो?
ए लार्जर पीस ऑफ लैंड बी सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम थ्री साइड। ठीक है, अब थोड़ा सा आपकी ज्योग्राफी इंप्रूव होनी चाहिए, करेक्ट डेफिनेशन आनी चाहिए, क्योंकि वर्ड वेरी करते जाते हैं। लाइक पेनिनसुला ऑफ इंडिया, पेनिनसुला ऑफ इंडिया लार्जर इन साइज, अरेबियन पेनिनसुला, काठियावाड़ा पेनिनसुला, दिस इज काठियावाड़ा, है ना। एंड देन व्हाट इज केप? A very small piece of land which surrounded by water from three sides and connected from one side to landmass. Like Cape Comorin. एटलस आप लोगों के पास इस समय? Have you carried your atlas? कल से एटलस जरूर आना चाहिए भाई। Your atlas is your weapons. हाँ, लंका इज आइलैंड। हाँ, यस। हाँ हाँ, दैट इज डिवाइडिंग ना, यानी कि एक तरफ से पानी हो गया, एक तरफ से भी तो वाटर हो गया, तो चारों ओर से हो गया ना। एंड दिस इज वेरी स्मॉल पीस ऑफ लैंड। अब इसका मतलब थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजन हो, कॉन्टिनेंट एंड आइलैंड। व्हाट इज कॉन्टिनेंट एंड आइलैंड? जस्ट राइट, मैंने हिंट दे दिया है, हिंट मैंने दे दिया है। कॉन्टिनेंट एंड आइलैंड। कॉन्टिनेंट अपने आप में वर्ड भी बड़ा दिखाई दे, कॉन्टिनेंट देखो स्पेलिंग में ही, मतलब very 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 larger inside, the land mass is very larger inside, है ना, and surrounded by water from all sides। नोट कर लो इसको, a very larger piece of land is surrounded by water from all sides। आज थोड़ा सा यही आप लोगों को पढ़ा दूं, कुछ टर्म्स पढ़ा दूं, ताकि आगे ये समझाने में और आप लोगों को समझने में कभी डिफरेंस फील। ठीक है, सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड, और फोर साइड, है ना, चार ही तो होंगे, डायरेक्शन तो चार, ऑल भी कह सकते हो। लाइक एशियन कॉन्टिनेंट, अफ्रीका, है ना, सारे। क्या हुआ बेटा? यू हैव कंफ्यूज समवेयर। यूरोप और एशिया की कहानी कभी मैं बताऊंगा कि कैसे आदमी ने अपना दिमाग लगा के यूरोप और एशिया को उल्टा सीधा कर दिया, फिर कल मैं बताऊंगा कहानी। आज तो मैं कहानी सुनाऊंगा तो फिर तुम्हारा आधा घंटा इधर चला जाएगा वो। ठीक है, उसको तो हटा दो। थिंक अबाउट अफ्रीका, थिंक अबाउट ऑस्ट्रेलिया, थिंक अबाउट नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, है ना। अब ये मत कह देना कि अरे सर आप भी ऐसी बात कर रहे हैं, ये देखिए तो साउथ अमेरिका है ना, ये तो यहाँ से ऐसे नॉर्थ अमेरिका जुड़ा हुआ है, तो कहाँ से हुआ, है ना। जरा सोचो बेटा, जहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, करोड़ों स्क्वायर किलोमीटर में बातें हो रही हैं, वहाँ 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर कुछ मायने रखता है? इसकी पिट है कि नहीं? तो क्या मान लिया जाएगा? चारों ओर से, है ना। और इसके लिए भी टर्म्स फिर आ जाएंगे, इसके लिए भी टर्म्स आएगा भाई, मैं डिस्कस करूंगा। देन व्हाट इज आइलैंड? यस, देखो आप लोग समझ गए, लिख लो ये भी। ए वेरी स्मॉल पीस ऑफ लैंड, ए वेरी स्मॉल पीस ऑफ लैंड is surrounded by water
from all sides. Like Sri Lanka, thousands of islands, more than 25,000 islands, and some islands are very, very bigger in size, and some are very smaller in size, like Greenland. सोचो ग्रीनलैंड का एरिया नियर अबाउट 22 लाख स्क्वायर किलोमीटर, बट थिंक अबाउट आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, हो सकता है आपके बिल्डिंग के बराबर हो। बहुत से आइलैंड्स कितने होंगे कि आपके बिल्डिंग के बराबर होंगे, है ना। हो सकता है बिल्डिंग के आप अपनी कोचिंग के प्रीमाइसेस के बराबर हो, ऐसे भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये आप कह सकते। चलिए भाई, एंड देन फिर यहीं पे बताओ व्हाट इज बे, व्हाट इज गल्फ, व्हाट इज बाइट। ठीक है, कोशिश करो। सही, हाँ। बाइट मीन्स टू, ये तो उसमें भी, बे में भी। हाँ, गल्फ कंट्रीज देखो बोला जाता है। गल्फ कंट्रीज का मतलब है दोज कंट्रीज विच मेक्स बॉन्डे विद गल्फ ऑफ पर्सिया, लाइक ईरान, कुवैत, इराक, है ना, सऊदी अरेबिया, बहरीन, यूएई, है ना, यूएई एंड ओमान। छोड़ दिया जाए, मैं तो बच्चों को भी आधा घंटा और टार्चर किया जाए। भूख नहीं लगी, भूख लग गई। ओहो, बच्चे भी इतने, टॉपिक कंप्लीट क्या, कुछ जनरल बातें हो रही बच्चों से। आप 15 मिनट और कर तो 15 चल जाए ना, 15 मिनट्स। हाँ, नहीं कभी बता दूं, आप शुरू कर दिया, रुक जाओ 5 मिनट, रुक 5 मिनट रुक। अरे अरे, हाँ, तो 2 मिनट।